सोचा है कि एक दिन आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या किराने की दुकान से चीनी क्रिप्टो से खरीदेंगे? वेल लेट मी टेल यू, ये सब पॉसिबल है। नमस्कार। क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन के थक चुके हैं मगर समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या? डोंट वरी, मैं पलक यादव आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। जी के डिजिटल शो में हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की। पर सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, आना, दमन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। 2009 से ही पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी।
गोटी वाला गाने वो देखे हो? हाँ। गोटी वोटी सब ला।
मीटिंग चला था ना, चालू होते मीटिंग हो बाबू पत्नी में गिरे रही तो बाबू बिछा के मारे तो तरिया में सुते रही थे खबर करी तो बिछा कत्ता पीछा ले आजकल वो आदमी पट्टी खाले में चार पानी बड़े दिनों को अभी तक नहीं पता आ रहे दो ठीक से तो खाली में बदल गिरे पड़े हाँ कभी तेरा कहीं गिरे ही रहता तो कहीं विपरीत भी ना हुआ अब बिछा लो पानी ना अब मुझे तेरे रंग पे तो तेल का बिछा जाके खाने नहीं सकता तो तारी वो पे के कागज से खाने का हो मेरे घर तो जैसे पत्नी मेरे तरह बढ़िया मन के करिए पाज ताऊ नहीं पथरी बाबूली का मन की सब पथरी में बिछल पाते मगर देख के चेक तो चल ना पड़ अरे कबू नहीं ना हारे बेटे सगा जी पूरा का करे बेट तुझे मोटर चला तो कोई चीज ज्यादा यूज कर देखा नहीं रहे अरे ऐसे वो उन्होंने हाथ ही चले यार और बंद कर दो बस कर करिया जाए कि लाइफ नहीं है ना लोग नहीं कर भेजे नहीं त्या चण्याला फुलं असो काय बा आपण म्हणी का तोर बघा चण्याला घर में भिगो रहे अभी बात दाल आणलं दाल तपला मत बच्चे तुझे दाल और सब्जी कुकर में उसमें बैठा कर माझे का केवल ज्यादा चढ़ाते नहीं अभी सब तो धान हुआ तो बने चलाते धान लगे रहते ना ये रहते सब तो हुआ गए तब बंद बोल में खाए थे ले नहीं रखते जाने वो तो लास्ट है हमारे घर में लास्ट है तो खंडान में लगे टावर है गुरुआ करके रास्ता में उन्हें ले आई मुझे घर के नहीं जोड़े तो बाबू तो खंबा नहीं जाने मशीन पीछे से ढलाई अब्दल रोई तरह जोड़े इसको चला अगर बाजी दे अगर इधर कर दो ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी वॉइस क्लियर है सर? एक बार आप लोग चैट बॉक्स से रिप्लाई कर सकते हैं। ओके आज नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है क्या सर? एक बार चैट बॉक्स पे आप लोग रिप्लाई करिए।
थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से काफी लेट हो रहा था, सो आगे कंटिन्यू करते हैं सर, देरी ना करते। थोड़ा सा मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम करुणा सागर है और लैलूंगा टाइगर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। पिछले लगभग 1 से 2 से मैं इस क्रिप्टो और डिजिटल मार्केट में डिजिटल करेंसी के फील्ड में काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और लोगों को भी सिखा रहा हूँ, और आज कई लोग सीख के अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। तो वैसे ही आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने वाले हैं, और उसके बाद हम जिस प्रोजेक्ट, एक बेस्ट प्रोजेक्ट जिसपे वर्क भी कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं और लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से नोट पेन लेके बैठिए, और अगर आपके कुछ लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप लोग उनको मैसेज डाल दीजिए ताकि जल्दी से लोग ज्वाइन कर पाए और आगे की क्लास हम कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, सारे लोग अगर पॉसिबल हो तो आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए सर। 40 से 45 मिनट का ये सेशन होने वाला है, और क्या है कि मीटिंग ज्वाइन हम लोग कर तो लेते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, फिर हम दूसरे काम में भिड़ जाते हैं और जो चीजें हमको लेनी होती है, जो सीखनी होती है, वो भी हम नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लें और 40 से 45 मिनट इस मीटिंग में बने रहें, और जो भी आपके साथी उनको एक बार आप लोग कॉल या मैसेज करके बुला लें, और आगे की जो क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। रब बात मत कर ले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जस्ट वेट, मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही होगी, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रॉयल टीम की तरफ से हम जो आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी के तहत आज की ये ट्रेनिंग मीटिंग भी आगे कर रही है। सो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं कोई वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो कुछ भी आज आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, मेरी व्यक्तिगत शोध और मेरी व्यक्तिगत रिसर्च पर आधारित है। तो जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, अपने जोखिम पर ही करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे समझने वाली चीज है कि ये इनको कितने लोग जानते हैं। आप लोग एक बार चैट बॉक्स से रिप्लाई कर सकते हैं। ये वॉरेन बफेट जी हैं, दुनिया के टॉप 50 इन्वेस्टर में से इनका नाम आता है। टॉप 50 इन्वेस्टर में से एक है, और ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सोर्स, मतलब क्रिएट अ सेकंड सोर्स। मतलब कभी भी हमको सिंगल सोर्स पे नहीं रहना चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट करके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, ये इनका कहना है। ठीक है, क्योंकि देखिए कई लोग इनको जानते होंगे तो इसीलिए इनकी बात मानेंगे, लेकिन अगर मैं इनको नहीं जानता तो मैं इनकी बात क्यों मानूं। तो जब ये परिस्थिति हमारे सामने, अगर ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसा सिचुएशन आता है, तो हम लोगों को उस चीज को माननी पड़ती है। तो वैसे ही आज से 3-4 साल पहले जब कोरोना काल आया, कोविड-19 आया, तो ऐसा सेम सिचुएशन हमारे साथ भी आया था कि हम क्या, जो भी हमारा जो इनकम का सोर्स था, किसी का बिजनेस था, वो सारे बंद हो गए। उनका इनकम तो बंद हो गया, बट क्या हुआ कि वो लोग के खर्चे बंद नहीं हुए। तब हम लोगों को लगा कि ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, जिससे हमको क्या है, कंटिन्यू एक हमारा जो मेन रिसोर्स है इनकम का, जैसे बिजनेस है, जॉब है, वो बंद भी हो जाए, तब भी एक ऐसा सोर्स हो जहां से हमको रेगुलर इनकम आता रहे। ऐसा हमारे मन में ख्याल आया। आप में से बहुत सारे लोगों के में भी आया होगा। तो सेम वही चीज ये जो लीजेंड है, जो वॉरेन बफेट जी हैं, ये भी वही चीज कह रहे हैं कि कभी भी हमको सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो कैसे हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं और कहां से बना सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनकम का सोर्स बनाना है तो पहला तो जॉब है।
अब मल्टीपल सोर्स बनाने के लिए मल्टीपल जगहों पे काम या जॉब आप नहीं कर सकते, बिजनेस भी मल्टीपल जगहों पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बारे में जानकारी रखना होगा, जानना होगा, और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है और कहाँ से कितना रिटर्न मिलता है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो रॉयल कमिटी है, रॉयल एजुकेशन सिस्टम है, उसका उद्देश्य क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है लोगों को सफलता की राह दिखाना, कैसे सफल बने, लोगों को हम फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आज मार्केट में जितने भी एजुकेशन है, कॉलेज, स्कूल या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कहीं भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता, तो उसी को लेके हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। दूसरा, आज स्कैम के नाम पे मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो के नाम पे इतने सारे स्कैम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं कि आए दिन लोगों के पैसे डूब रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य लोगों को स्कैम से बचाना, कैसे लोग इन सब के बारे में एजुकेशन लेके कैसे स्कैम में फंसने से बचे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, सिखाना लोगों को कर्ज मुक्त जीवन देना, लोगों को ईमानदार आदर्शवादी बनाना, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को लेके आगे हम काम कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, कितना रिटर्न हमको मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो इन्वेस्टमेंट है हम कहाँ करते हैं, सबसे पहले एफडी करते हैं, जो बैंक में होता है। जनरली जो बैंक का एफडी होता है 1 साल का, उस पे 6 से लेके 8.5% का एनुअल ग्रोथ है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 1 साल में 6 से लेके 8.5% तक, मतलब 6,000 से 8,500 रुपए तक आपको रिटर्न वहां पे मिलेगा। सेम चीज अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हो तो 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा, जो कि लगभग 1 लाख का 12 से 15,000 रुपए बनता है। वहीं पे अगर स्टॉक मार्केट में 11 से 28% का रिटर्न अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज होने की जरूरत है, थोड़ा सा इसकी तैयारी, इसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत है। अदरवाइज क्या है, अच्छा रिटर्न तो है बट लॉस के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए इसका जानकारी रखना, समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, मोटे पैसे हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जहां पे आपको ईयरली 8 से लेके 12% तक का रिटर्न मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो मोटा मोटी 8 से 12,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आता है क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी भी कह लें, तो यहाँ पे रिटर्न जो है 36 से लेके 71% तक का रिटर्न है। सेम चीजें अगर आप गोल्ड पे करते हो तो जो 1 लाख पे 6 से 8,000 रुपए आपको प्रॉफिट बनता है, वहीं क्रिप्टो में 1 लाख के ऊपर 36 से लेके 71,000 तक का आपको प्रॉफिट बनता है। तो क्रिप्टो सुनते कि हम लोग को लगता है बिटकॉइन है, इथेरियम है, जो आज 50 लाख 60 लाख पे खरीदाता है, वो तो हम खरीद नहीं सकते सर, तो हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करें। क्रिप्टो सुनते कि कई लोग के कान खड़े हो जाते हैं, क्रिप्टो मतलब स्कैम, आए दिन लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, नीचे में एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे रोड पे चलना कितना रिस्की है। रोड पे अगर हमको चलना कितना रिस्की है, जैसे गाड़ी लेके, कार लेके चलना कितना रिस्की है। एक व्यक्ति जिसको कार चलाना बिल्कुल नहीं आता, एक व्यक्ति जिसको कार चलाना एकदम अच्छे से आता है। रोड वही है, गाड़ी वही है, लोग वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए रिस्क का लेवल 100% बढ़ जाता है, और जिसको आता है उसके लिए 99% घट जाता है। तो सेम चीजें यहाँ पे भी है, अगर थोड़ा सा आप समझेंगे, सीखेंगे, तो रिस्क का लेवल ना के बराबर रह जाता है और आप भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है पैसे बनाने का। क्या फॉर्मूला है? मनी मेकिंग फॉर्मूला बताया गया है, नॉलेज इज इक्वल टू मनी। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ज्ञान बराबर पैसा। हमेशा हमारे जो सीनियर लीडर हैं, जो हमारे एक्सपर्ट, जो हमारे ट्रेनर हैं, अमरदीप सर, इनका एक स्टेटमेंट है कि नॉलेज इज इक्वल टू मनी। जितना आपके पास बुद्धि है उतना आप पैसा बना सकते हो, या जो भी व्यक्ति जिस लेवल का पैसा बना रहा है उसके पास उतने ही लेवल का या उतना ही नॉलेज है, तभी वो उतना पैसा बना पा रहे हैं। तो हमको हमारे नॉलेज के लेवल को बढ़ाना है, इसीलिए हमको हर रोज ट्रेनिंग में आना है और लोगों को भी बुलाना है, ताकि वो अपने नॉलेज को बढ़ा पाए, और जब नॉलेज बढ़ेगा तभी वो अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक व्यक्ति आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है जिसको प्यास लगी है। इसके राइट साइड में 9 किलोमीटर की दूरी पे पानी है और उसके जस्ट लेफ्ट में H2O 50 मीटर की दूरी पर है। अगर उस व्यक्ति को जानकारी नहीं है
वो जानकारी नहीं ले रहा है, नहीं सीख रहा है, तो क्या करेगा, वो 9 किलोमीटर दूर भागेगा पानी पीने के लिए, जबकि उसके बगल में H2O, जो कि H2O मतलब भी पानी ही होता है, जो 50 मीटर पे है। अगर उसको नॉलेज होता तो क्या करता, 9 किलोमीटर ना जाके वो 50 मीटर पे भी पानी पी सकता है। तो सेम चीजें आज हमारे साथ हो रही है। हम में से बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं पता, जो नहीं जानते, वो क्या करते हैं, FD पे या तो गोल्ड पे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर हमने 1 लाख रुपए FD पे डाला तो हमको कितना ही मिलेगा, 6 से 8%, या गोल्ड पे डाला तो 12 से 15%। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखते हैं, थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, तो उसी 1 लाख रुपए में जो 6 से 8 हजार कमा रहे हैं, उसी 1 लाख में हम 36 से लेके 71% तक रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज बिना सीखे बिना समझे आप घुसोगे तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस तो जाओगे, बट निकलने का रास्ता नहीं पता होगा तो आप क्या होगे, फंस जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, नॉलेज लेना कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसीलिए हमको नॉलेज इज पावर, द मनी यू लर्न द बेटर यू विल बी एबल टू मेक डिसीजन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। मतलब जितना आपके पास नॉलेज होगा उसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे, चीजों को सीख पाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे, और बेटर डिसीजन ले पाओगे तो अच्छा पैसा बना पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिजिटल करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है, स्कैम को कैसे पहचाने और अपने फंड को कैसे ग्रो करें, उसके बाद ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा डिजिटल करेंसी के बारे में बता दूं मैं। डिजिटल करेंसी मतलब छुपा हुआ संपत्ति। जैसे आज हमारा पेपर करेंसी है, आप सभी लोगों को पता है, जो बैंकिंग वाला करेंसी है हमारा पेपर करेंसी है, वैसे ही डिजिटल करेंसी क्या है, ये आपके सिर्फ फोन पे या कंप्यूटर पे शो होता है। ये फिजिकल इसका कुछ भी नहीं है, ये केवल इंटरनेट पे चलता है। ठीक है, और इस पे किसी मिडिल मैन की ट्रांजेक्शन के लिए, किसी मिडिल मैन की या किसी बैंक की, देश की, सरकार की, किसी की जरूरत नहीं होती। ये पूरा इंटरनेट पे ऑटोमेटिक रन होता है। किसके माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से। ब्लॉकचेन के आगे हम समझेंगे। तो ये डिजिटल करेंसी क्यों आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, आज आए दिन मार्केट में आप लोग देखते होंगे, इस बैंक से इतने पैसे उड़ गए, यहाँ इतने स्कैम हो गए, ये हो गया, चोरी हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को आना पड़ा। अब इसका मेन उद्देश्य ये क्यों आया, इसका इतिहास 2 मिनट में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 2007-8 की एक घटना थी जहां पे पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। 2007-8 में क्या हुआ, अमेरिका के जो बड़े बैंक थे बहुत ज्यादा मात्रा में लोन बांटने लगे। जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोन बांटने लगे तो लोन देने टाइम उन्होंने क्या किया, जो लोग एलिजिबल थे उन लोगों को तो लोन उन्होंने दिया ही दिया, लेकिन जो लोग एलिजिबल नहीं थे उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मात्रा में लोन देने लगे। अब बहुत ज्यादा मात्रा में जब लोन दिए तो बाद में रिपेमेंट सही से आएगा नहीं। आप लोगों को पता है कि भाई अगर ऐसे व्यक्ति को आप लोन दे रहे हो जिसके पास इनकम के अच्छे सोर्स नहीं है, तो क्या कल को अच्छे से रिपेमेंट आएगा, नहीं आएगा। तो वैसे ही बैंक ने क्या किया, जब वो शुरुआती दौर था या बहुत ज्यादा स्टार्टिंग फेज था, तो क्या किया उन्होंने, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, जैसे कई लोग क्या करते हैं, नया दुकान खोलते हैं तो बहुत ज्यादा ऑफर दे देते हैं, भले ही उनको फायदा ना दिखे, एकदम कम फायदे में भी वो क्या करते हैं, प्रचार प्रसार बढ़ेगा, मार्केटिंग होगा करके बहुत ज्यादा ऑफर दे देते हैं। तो वैसे ही बैंक ने क्या किया, शुरुआती दौर पे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लोन दे दिया, और ऐसे ऐसे लोगों को दिया जिनके पास अच्छी इनकम के सोर्सेस नहीं थे, उनको भी इन्होंने दे दिया। तो बाद में हुआ क्या कि सही से रिपेमेंट नहीं आया। अब जब रिपेमेंट नहीं आएगा तो बैंक तो लॉस होना ही है, बैंक करप्ट होना ही है। लेकिन क्या है, बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। तो बैंक जब लॉस हो रही थी, करप्ट हो रही थी, तो बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा नोट प्रिंटिंग कर दी। बैंक को बचाने के लिए, बैंक को पैसे देने के लिए उन्होंने क्या किया, नोट प्रिंटिंग बढ़ा दी, पैसों की प्रिंटिंग बढ़ा दी। अब पैसों की प्रिंटिंग बढ़ाने से क्या होगा, मार्केट में कोई भी चीज का अगर सप्लाई बढ़ता है तो रेट डाउन होता है। वैसे ही अगर अचानक मार्केट में नोटों की सप्लाई या पैसे की सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा, पैसे का वैल्यू गिरेगा ना। तो जब वैल्यू गिर रहा था तो अब जरूरी तो नहीं है कि हर कोई वहां पे लोन लेने वाला हो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो सेविंग अकाउंट होल्डर थे। तो जो सेविंग अकाउंट होल्डर थे, किसी ने मेहनत से अगर 1 लाख 2 लाख रुपए बनाए थे और
जमा किए थे, और जब ये सिचुएशन आया तो उनके पैसे का वैल्यूएशन घट गया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए रखा था तो महज 40-50 हजार 30 हजार रुपए रह गया, तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो वैसे ही लाखों करोड़ों लोग जो थे, उनकी जब पैसों की वैल्यूएशन गिरी, उनका वैल्यू कम हुआ, तो उनको लगा यार कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जिसपे किसी दूसरे की वजह से हमको नुकसान ना हो। अब यहाँ पे जब वैल्यूएशन गिरा तो जिस व्यक्ति ने सेविंग करा था उसका तो कोई गलती नहीं है, गलती तो बैंक वाले की है और लोन लेने वाले की है, मतलब देने वाले की है, लेने वाले की है, और उस गवर्नमेंट की है जिसने अनलिमिटेड मात्रा में नोटों की प्रिंटिंग करी। ठीक है, लेकिन उसका हर जाना कौन भुगत रहा है? वो चौथा व्यक्ति जिसकी कोई गलती है ही नहीं। तो उन व्यक्तियों के मन में ये सवाल आया जो सेविंग अकाउंट होल्डर थे या जिनके पैसे का वैल्यूएशन गिरा, कि भाई ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई करेंसी हो या ऐसा कोई तरीका हो जिसमें हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में रहे, प्राइवेट रहे, सिक्योर रहे। ऐसी सोच के साथ 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई। 2007-8 की घटना है, उसके बाद 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई, जिसमें बिटकॉइन का नेचर क्या था कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं। अगर आपने खरीदा है तो आप ही के कंट्रोल में रहेगा, ना तो बनाने वाले का कंट्रोल, ना उस देश का कंट्रोल, ना उस सरकार का कंट्रोल, किसी का कोई कंट्रोल ना रहे, पूरी प्राइवेसी रहे, सिक्योर रहे। इस सोच के साथ आया बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी का मदर कॉइन जिसको बोला जाता है, या सबसे पहला कॉइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिटकॉइन की शुरुआत हुई, और आज जो दौर चल रहा है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, आज भी इस बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही है उसको देखते हुए आगे चल के ये पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंस सिस्टम इस पे चलने वाला है, जहाँ पे आपको प्राइवेसी मिलेगा, फास्ट पेमेंट मिलेगा और 100% सिक्योरिटी मिलने वाला है। तो इस वजह से इस करेंसी को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम का पूरा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम अगर इस पे आता है और इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो आगे चल के हमको बहुत दिक्कत परेशानी उठाना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा इसका फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर क्या है? आज जो हमारे जो पुरानी करेंसी चल रही, जो पुराना बैंकिंग इंडस्ट्री चल रहा है, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, एक सर्वे में, गूगल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2021 के सर्वे में ये $2700 बिलियन की इंडस्ट्री थी। जो हमारी पुराने समय से जो चला आ रहा है बैंकिंग सिस्टम, इसका जो कैपिटलाइजेशन है 2700 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। कब? 2021 में। और 2028 तक ये आंका जा रहा है कि 4500 मतलब 4500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है, मतलब लगभग 2 गुना से भी कम मान सकते हैं। अब वहीं पे हम डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 2021 में महज 910 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, जो कि 2028 तक 2800 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। मतलब लगभग 3 गुना से भी ज्यादा तेजी से ये ग्रो कर रहा है। मतलब सोचिए, बैंकिंग इंडस्ट्री जो इतने समय से चलती आ रही है, अब इसका दौर या इसका जो स्पीड बोला जाए वो धीरे धीरे कम होने लगा है, और जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसका स्पीड और तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये सोचिए, ये समझिए कि आने वाले समय में इसका दौर या इसका स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे बैंकिंग इंडस्ट्री और भी कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए इस चीजों को समझना, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब ये देख लेते हैं, देखिए आज दुबई में, अमेरिका में क्या हाल है, क्या चल रहा है, कैसे, मतलब इस करेंसी को लेके क्या वहां पे खबर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डिजिटल करेंसी इन दुबई की अगर बात करें तो वहां पे डिजिटल करेंसी खरीदने, बेचने या प्रॉफिट बनाने पे कोई टैक्स नहीं है। बाइंग एसेट बाय क्रिप्टो, मतलब वहां पे आप घर, सोना, चांदी, गाड़ी, सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से खरीद सकते हैं, लोगों को सैलरी दे सकते हैं, और वहां इन सारी चीजों को, देखिए हर जगह पे नियम कानून बनता है हर चीजों के लिए, वैसे ही दुबई में इसके लिए SCA नाम से एक तो नियम बना हुआ है, जो पूरी चीजों को, एक अथॉरिटी है जो इन सारे क्रिप्टो इंडस्ट्री को वहां पे रेगुलेट करती है, उसको चलाती है, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी अथॉरिटी के नाम से चलता है। तो ये दुबई की बात हो गई। अब वैसे ही अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पे भी कोई टैक्स नहीं है, वहां पे भी आप चीजों को खरीद सकते हो, जमीन, घर, सोना, चांदी, सारी चीजें लोगों को उधार दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो, और वहां जो नियम या जो
कानून बना हुआ है, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नाम से, SEC के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो पूरा रेगुलेट करती है। वहां पे 31,000 से ज्यादा ATM लग चुके हैं जहां पे लोग डायरेक्टली अपने क्रिप्टो करेंसी को ATM से विड्रॉल ले रहे हैं। तो ये हुआ दुबई और अमेरिका की बात। अब थोड़ा सा इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया पे क्या चल रहा है, क्योंकि हम तो इंडिया पे रहते हैं, तो इंडिया की बात बताइए सर, सही है ना। तो यहाँ पे देखिए, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट माने जाएंगे संपत्ति, लगेगा टैक्स। ये किसका कहना है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट माने जाएंगे संपत्ति, लगेगा टैक्स। अगर आप क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट रखते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, तो संपत्ति भी माना जाएगा और टैक्स भी लगेगा। ज्वेलरी जमीन की तरह क्रिप्टो आई संपत्ति के दायरे में, मतलब क्रिप्टो को संपत्ति माना जा रहा है। देखिए यहाँ पे टैक्स, अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो कुछ परसेंटेज का टैक्स है। नो एनी क्लियर रूल फॉर क्रिप्टो करेंसी, मतलब अभी तक यहाँ पे जैसे हमने यूएस पे देखा, दुबई पे देखा, जैसे वहां पे क्लियर रूल बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, वैसे हमारे इंडिया में अभी तक कोई क्लियर रूल नहीं बना है। लेकिन ये बैन भी नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि ये इलीगल है। सर ये इलीगल भी नहीं है और ऑफिशियली लीगल भी नहीं है। आप इसको यूज कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन रखेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे तो कुछ परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ये उनका कहना है, ठीक है। बाकी आगे चल के इसका बहुत जल्द नियम कानून भी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये इतना सेफ और यूजफुल कैसे है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए इंडस्ट्री तो ठीक है सर, हम कर लेंगे, आज बैंक पे जैसे भरोसा है वैसे इस इंडस्ट्री में अगर हैक ना हो, चोरी ना हो, या हमारा पैसा ना डूबे, इसकी क्या गारंटी है, या कैसे ये इतना सेफ है, यूजफुल कैसे है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ड्यू टू इट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल रजिस्टर बोल सकते हैं जिसको, जैसे कहीं भी अगर कोई गड़बड़ होता है तो क्या गड़बड़ होता है, डाटा का ही हेरफेर होता है, डाटा में ही गड़बड़ी होता है। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री में जो डाटा का एंट्री करने का तरीका या सेव करने का तरीका बताया कि अगर बात करें तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सेव होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल रजिस्टर है जहां पे सारी ट्रांजेक्शन, सारी एंट्री क्या होता है, वहां पे सेफ रहता है। अब सेफ कैसे रहता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, पहले हम लोग गली मोहल्ले का क्रिकेट खेलते थे, उस पे क्या होता था, अगर दो टीमें हैं ए और बी, और कोई रन देखने के लिए कौन है, मान लीजिए राम है और एक श्याम है, दो लोगों की टीम है। अब उनका स्कोर देखने के लिए एक रामू नाम का व्यक्ति है जो स्कोर काउंट कर रहा है या स्कोर नोट कर रहा है। अगर वो व्यक्ति राम का खास है या राम का दोस्त है, तो राम को जिताने के लिए क्या करेगा, वो रन पे या उस डाटा पे क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा, बढ़ा देगा, घटा देगा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि राम का व्यक्ति, राम का आदमी है, तो राम को जिताने के लिए बढ़ा सकता है। तो अब श्याम को ये चीज पता चलेगी भी तो भी कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो ये जब दिक्कत आई, और यही सारी चीजें क्या हो रहा है हमारे इस नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में, इस बैंकिंग सिस्टम में, इस अभी तक चले आ रहे इस सिस्टम पे यही सारी चीजें हो रही है, मतलब डाटा का हेरफेर हो रहा है। तो इसी डाटा के हेरफेर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, राम की टीम से एक स्कोर करने वाला और एक श्याम की टीम से स्कोर देखने वाला दो बंदा हायर कर लेते हैं। अब गलती एक बंदा कर सकता है, दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, चार लोगों को हायर कर लेते हैं, चार लोग स्कोर नोट करते हैं। तो अब वहां पे गलती कोई गुंजाइश एक से हो सकती है, लेकिन चारों से तो नहीं हो सकती। तो वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, जो भी डाटा सेव होता है, वो सिर्फ एक जगह पे सेव ना होके हजारों कंप्यूटर पे सेव हो जाता है एक साथ। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, मतलब हजारों कंप्यूटर में एक साथ सारा डाटा चला जाता है। अब उस डाटा को एडिट हैक या चेंज करना भी है तो कोई व्यक्ति सिर्फ एक कंप्यूटर को कर सकता है, हजारों कंप्यूटर को तो नहीं कर सकता ना। तो इसी वजह से यहाँ पे डाटा सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल माना जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्यों इसको, और ये बता दे रहा हूं मैं, आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ साथ आने वाले टाइम पे अभी ये एजुकेशन सिस्टम पे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वहां पे भी यूज होने वाला है। आए दिन आप लोग देखते होंगे लोगों के मार्कशीट पे नंबर चेंज हो जाते हैं, तो उसको लेके ये प्रस्ताव रखा गया है। बहुत जल्दी ये यूज में आने वाला है, जहां पे एक बार अगर डाटा को डाल दिया जाए तो वो बाद में कोई चेंज कोई हटा ना सके। तो ये जो ब्लॉकचेन 1991 में बना तो था, बट बिटकॉइन के आने के बाद इसका यूज चालू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब
क्रिप्टो इंडस्ट्री तो ठीक है सर, अच्छी बात है। और अब इस पे लोग आते हैं तो 3-4 तरीके के डर उनको सताते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पैसा नहीं बना पाते हैं या डर से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्कैम का डर, जो आए दिन लोगों के साथ होते रहता है। दूसरा, अगर आपने किसी कॉइन टोकन को खरीदा और अचानक उसका रेट घट गया तो भी दिक्कत है। उसके बाद अगर बंद हो गया तो हम क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे? और उसके बाद आता है कॉइन ना बिकने का डर। आपने खरीद लिया, बाद में नहीं बिका तो आप कैसे करोगे? तो ये तीनों चारों चीजों का अगर डर आपके मन में होगा तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये तीनों चारों चीजों का डर नहीं है किसी प्रोजेक्ट, किसी कॉइन टोकन में, तो आप वहां पे बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है स्कैम। स्कैम को कैसे पहचाने, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल मार्केट में एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। इलीगल में पैसा बहुत है, रातों रात आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन क्या है, उतना ही ज्यादा रिस्क है, उतना ही ज्यादा परेशानी है, उतना ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो वैसे क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज होता है, एक डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज मतलब किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल, किसी एक संस्था का, किसी एक देश का, किसी एक व्यक्ति का अगर कंट्रोल है तो सेंट्रलाइज हुआ। और डिसेंट्रलाइज मतलब जिसपे किसी व्यक्ति, देश, संस्था का कंट्रोल ना हो। तो एक्चुअल में जो क्रिप्टो बना वो डिसेंट्रलाइज ही बना, जिसपे किसी देश, बैंक, सरकार का कंट्रोल ना हो। इसी फीचर के साथ, इसी नेचर के साथ क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई। लेकिन क्या हो रहा है कि जब अच्छी चीजें आती है मार्केट में तो उसके साथ कई सारी बुरी चीजें भी आ जाती है। तो वैसे ही डिसेंट्रलाइज के चक्कर में कई सारे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, सेंट्रलाइज कॉइन टोकन भी आ गए मार्केट में, लेकिन वो अपने आप को डिसेंट्रलाइज बताते हैं और आए दिन लोगों का पैसा स्कैम करके चले जाते हैं। तो एक्चुअल में कोई प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज हम कैसे पहचाने, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिए गए हैं जहां पे आप देख के समझ सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है या कौन सा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। क्योंकि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो मतलब डिसेंट्रलाइज। ठीक है, क्रिप्टो का नेचर ही डिसेंट्रलाइज है, उस पे कोई क्रिएटर नहीं होता, वो पूरी तरह से कोई मालिक, कोई व्यक्ति, कोई संस्थान नहीं चला रहा है, वो एक बार बन के पब्लिक के कंट्रोल में चला जाता है और पब्लिक के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में कोई व्यक्ति बैठा है जो कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे अब किसी व्यक्ति, किसी देश, संस्थान से परेशान होके तो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो बनाना। तो हमको क्रिप्टो मतलब डिसेंट्रलाइज समझना है। अब समझते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए फाउंडर। अगर किसी प्रोजेक्ट, किसी सिस्टम, किसी टोकन कॉइन में कोई एक व्यक्ति मालिक है, उसका कोई एक ओनर है, तो समझ जाइए वो सेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, कुछ क्रिएटर होते हैं जो मिलके बनाते हैं और पब्लिक के कंट्रोल में छोड़ जाते हैं। अब उनका भी अधिकार नहीं रहता कि उसको कुछ चेंज कर पाए, कुछ छेड़छाड़ कर पाए। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। दूसरा केवाईसी। सेंट्रलाइज में क्या होता है, केवाईसी जरूरी रहता है, जैसे आधार, पेन, मोबाइल, ईमेल, अगर कुछ भी लग रहा है तो समझ जाइए सेंट्रलाइज है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज मतलब जिसपे किसी व्यक्ति, देश, सरकार का कंट्रोल ना हो। तो कंट्रोल कैसे नहीं होगा, जब आपका कुछ भी पर्सनल डिटेल ना लगे तभी तो किसी दूसरे का कंट्रोल ना हो। अगर आप कुछ भी पर्सनल डिटेल देते हो, आधार, पेन, मोबाइल, ईमेल, तब तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा, तो फिर वो डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ। तो एक्चुअल जो जेन्युइन डिसेंट्रलाइज है उस पर कोई भी केवाईसी नहीं लगेगा। तीसरा पैकेज सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम में, प्रोजेक्ट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री जो है ना, इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री है, क्रिप्टो करेंसी है, अगर करेंसी की इंडस्ट्री है तो ये इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे अगर पैकेज सिस्टम है, कुछ भी पैकेज जो फिक्स हो, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, कुछ भी फिक्स पैकेज है, मतलब समझ जाइए वो सेंट्रलाइज है। और जो डिसेंट्रलाइज होगा सर, वो आपके अकॉर्डिंग, आप चाहो 1,000 रुपए चाहो, 10,000 चाहो, चाहे 10 लाख चाहो, वो पैकेज नहीं, वो आपके अकॉर्डिंग अगर आप बाय कर सकते हो। जैसे आज बिटकॉइन, इथेरियम को जरूरी तो नहीं है कि आपको 1 बिटकॉइन खरीदना है, जरूरी तो नहीं है कि आपको 10 बिटकॉइन खरीदना है। आपके अकॉर्डिंग आप जितना चाहो 100 रुपए का खरीद लो, चाहे 1,000 रुपए का खरीद लो, जितना भी खरीदो उतना ही मिलेगा। तो ये चीजें होती है डिसेंट्रलाइज। वैसे ही एक और है मनी लॉकिंग। अगर आपका पैसा 3-6 महीने, साल, 2 साल के लिए लॉक हो रहा है, मतलब समझ जाओ सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। जो डिसेंट्रलाइज होगा उसमें कोई लॉकिंग नहीं, क्योंकि आपकी करेंसी, आपके पैसे हैं, आप जब चाहो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप निकाल सकते हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अगर उसके खुद की एप्लीकेशन खुद की वेबसाइट पे चल रहा है, मतलब समझ जाइए सेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जैसे बिटगेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेपल, इन एप्लीकेशन पे अगर चल रहा है तो हुआ डिसेंट्रलाइज।
इनकम प्लान अगर बार बार चेंज हो रहे हैं तो सेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइज में एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चलते रहता है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। उसके बाद डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम अगर हम बात करें, जैसे आपने किसी को रिफर किया, किसी को बताया और इंस्टेंट आपको 5%, 10%, 20% का अगर प्रॉफिट बन रहा है तो समझ जाइए वो सेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, आप किसी को करोड़ों रुपए से भी अगर कोई ज्वाइन करता है तो उस फंड का आपको एक पैसा नहीं मिलता, वो होता है डिसेंट्रलाइज। उसके बाद लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब ऐसा समझे जैसे किसी बैंक के कैश काउंटर में कितनी कैश पड़ी है, ये उसकी लिक्विडिटी होती है। तो सेंट्रलाइज में लिक्विडिटी या तो कम होता है या अनलॉक होता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होगा वहां पे जो लिक्विडिटी होता है 100% सेफ एंड सिक्योर होता है। लिस्टेड की अगर हम बात करें तो कुछ ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर लिस्टेड है तो सेंट्रलाइज हुआ, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे क्विकस्वैप, स्विगीस्वैप, इन सब पे लिस्टेड है, मतलब वो डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद विड्रॉल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेके 72 घंटे का अगर टाइम लेता है, मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब समझ आओ सेंट्रलाइज है, किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल है, कोई एक व्यक्ति बैठा है जो कंट्रोल कर रहा है, जो वेरीफाई करेगा तब जाके मिलेगा, ऐसा सिस्टम है, मगर वो सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में विद इन मिनट आपने विड्रॉल लगाया तुरंत आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। उसके बाद रेट की अगर बात करें तो अचानक बढ़ रहा है, अचानक घट रहा है, मतलब समझ आओ कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो जेन्युइन होगा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा या थोड़ा थोड़ा करके घटेगा, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे सारी चीजें तो ना सही, लेकिन कम से कम केवाईसी, पैकेज, मनी लॉकिंग और विड्रॉल, ये 3-4 चीजें आप देख के पकड़ सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन सा डिसेंट्रलाइज है और कौन सा सेंट्रलाइज है। क्योंकि मार्केट में कोई भी आता है तो बोलता है कि मैं डिसेंट्रलाइज हूँ, लेकिन हमको पहचानने आना चाहिए जो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। तो कहीं भी केवाईसी लग रहा है, पैकेज है, मनी लॉक हो रहा है, विड्रॉल लेट से दे रहा है, मतलब समझ जाइए वो सेंट्रलाइज हुआ, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज में विद इन विड्रॉल, नो पैकेज, नो लॉकिंग, नो केवाईसी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो डिसेंट्रलाइज। जब भी आप इन्वेस्ट करें डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे ही करें, क्योंकि डिसेंट्रलाइज जो है वही लंबे समय से चल रहा है और चलता रहेगा, और जो सेंट्रलाइज है आज है कल नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो वैसे ही आगे हम एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो लगभग 4 साल पुराना, लगभग 5 साल पुराना संगठन हो चुका है। सबसे पहले इन्होंने एक डाओ कम्युनिटी, ओरिजिन मतलब डाओ कम्युनिटी द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, OHM नाम से एक पहला टोकन लॉन्च किया, जैसे टोकन और कॉइन लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है। तो OHM नाम से इन्होंने एक टोकन लॉन्च किया। अब इनको लगा कि सिर्फ ट्रेड करके, सेल बाय करके ही हम बड़ी कम्युनिटी अट्रैक्ट कर लेंगे, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। 2 साल में लगभग 3 से 4 लाख लोगों की कम्युनिटी ही इन्होंने बना पाई। तो इनको लगा कि ऐसे में हम बड़ी कम्युनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, मतलब ऐसा नहीं कि जो पुराना इन्होंने जो शुरू टोकन चालू किया तो आज भी नहीं चल रहा है वाली बात नहीं, आज भी मार्केट में या चल रहा है, लेकिन बड़ी कम्युनिटी ना पाने की वजह से इन्होंने क्या किया, 2024 में इन्होंने दोबारा एक एलजीएनएस नाम से दूसरा टोकन लॉन्च किया। 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया। जैसे कोई दुकान, कोई शॉप चालू होता है तो क्या होता है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, क्विकस्वैप एक्सचेंज पे इन्होंने रजिस्टर किया, और जब कोई शॉप, कोई बिजनेस चालू होता है तो दोनों चीजें डाली जाती है, पैसे भी डाले जाते हैं और सामान भी डाले जाते हैं। तो वैसे ही $2,80,000 की लिक्विडिटी और 70,000 एलजीएनएस डाले गए, ताकि कोई व्यक्ति डॉलर दे तो कॉइन ले जाए, कॉइन दे तो डॉलर ले जाए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं बता दूं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नियमों का बंडल होता है, ठीक है। जो स्मार्ट तरीके से बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट, जो नियम बनाए गए, जो नियमों का बंडल है, उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज है, कोई व्यक्ति बैठ के चला तो नहीं रहा है कि वो लोगों का नेचर देख के इसको इंटर करना है, इसको एग्जिट करना है, इसको देना है, इसको नहीं देना है, ऐसा करने वाला तो कोई बैठा नहीं है। तो क्या होता है कि आप नियम बना दिए जाते हैं और उसको ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, ताकि जैसे उस नियम के तहत अगर कोई चीजें होती तो ऑटोमेटिक फॉलो होने चालू हो जाती है। तो ऐसे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आना था। स्टार्टिंग 25 से हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और सारे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते गए। अब
$4 से शुरू हुआ था, हाईएस्ट 84 तक भी गया था और लोएस्ट $3.33 तक भी अभी कुछ दिन पहले गया था। और अभी लगभग $3.5 के आसपास इसकी करंट प्राइस चल रही है। मार्केट कैप लगभग $7 बिलियन से ज्यादा की है। लिक्विडिटी आज $350 मिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है। 25 लाख से ज्यादा लोगों की आज हमारी 2 साल में कम्युनिटी बन चुकी है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब ये आया क्यों। ठीक है भाई, कोई भी चीज मार्केट में क्यों आती है, जब उसका रियल यूज होगा, रियल यूज केस होगा तभी तो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा, उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो वैसे ही ये आने वाला समय या लगभग वो समय आ चुका है जो Web3 की दुनिया है, उस पे ये क्या करना चाहता है, दुनिया का फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम, मतलब दुनिया का पहला प्राइवेट और एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम बनाना चाहता है, बैंकिंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना चाहता है। ठीक है, जिसपे प्राइवेसी भी हो और एनोनिमस भी हो। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 फेज में आना था। पहला फेज रिक्रूटमेंट फेज और नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस के साथ ये चालू हुआ था। अब सेकंड फेज जहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाना था, डिजिटल बैंक लाना था, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए लाना था, क्रॉस चेन पेमेंट, बैंक कार्ड जैसे एटीएम कार्ड होते हैं वैसे एटीएम कार्ड इसके आ चुके हैं। अगर आप इसके वैलेट पे कॉइन रखते हो और उस वैलेट से सीधी एटीएम में जाके कैश विड्रॉल कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी इन्होंने दे दी है। अब उसके बाद ये थर्ड फेज आने वाला है जो Web3 का होगा। तो इस तरीके से ये 3 फेज में आने वाला है। अब यहाँ पे इसकी कुछ यूनिकनेस है, हर व्यक्ति की कुछ यूनिक पॉइंट होती है, कुछ यूनिकनेस होती है। वैसे ही इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको आपको समझना है और इससे आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। जैसे हमने वहाँ जो जो चीजें बताई उन चीजों से अगर ये मैच कर रहे हैं तो समझिए ये डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज बोल दें तो आप मानेंगे नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। आपको पहले समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद मानना चाहिए। तो सबसे पहला कुछ यूनिकनेस देख लेते हैं इसके। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं आपका फंड 1 मिनट 1 दिन के लिए भी लॉक नहीं होता है। 0 डे स्टेकिंग, जैसे बैंक में एफडी होता है वहीं वैसे ही स्टेकिंग एक प्रोसेस है जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो 0 डे स्टेकिंग कोई फिक्स नहीं है, जैसे बैंक में 300 दिन, 400 दिन, 500 दिन का एफडी होता है, वैसे ही यहाँ पे कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है। आप 1 दिन के लिए करो, 1 घंटे के लिए करो, 1 महीने के लिए करो, आपके ऊपर है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। आपके फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, आपका पैसा आप ही का है। कोई पैकेज नहीं है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक रहेगा तब तक देता रहेगा। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट। आप सिर्फ इतना निकालो, इतना ही निकालना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप ही अपने पैसे के मालिक को, कोई डेट या टाइम नहीं है अपने पैसे निकालने का। क्या सैटरडे संडे आज हॉलीडे है तो नहीं निकलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। नो रिन्यूअल, नो केवाईसी, 100% डिसेंट्रलाइज। आप किसी भी तरीके से चेक करवा लो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चेक करवा लो, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, लगभग 36 से ज्यादा देशों में चल रहा है। नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी, मतलब मल्टीपल आईडी बनाना है ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप 1 आईडी बनाओ, 10 आईडी बनाओ, 10 वैलेट बनाओ, फिर भी आपको रिटर्न से मिलने वाला है। तो ये कुछ यूनिकनेस है जिसकी वजह से लोग इस पे 100% डिसेंट्रलाइज है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट और भी बढ़ गया है और लोग इस पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। अब यहाँ पे 3-4 तरीके से पैसे मिलते हैं। मेन मुद्दा तो यही है कि हमको पैसा कैसे मिलता है, इसके ऊपर बात करना है, या इसीलिए हमने यहाँ पे ज्वाइन किया कि सर पैसा कैसे कैसे आता है ये बताइए। तो सबसे पहला, जैसे हमने बताया स्टेकिंग, जैसे बैंक में एफडी होता है वैसे ही यहाँ पे एक स्टेकिंग प्रोसेस है। आप अपने कॉइन का स्टेक करते हो और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में कॉइन मिलता है। दूसरा स्पाइडर। अब अगर सिस्टम अच्छा लगता है आप किसी को बताते हो, रिफर करते हो तो उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। और एक है डाउ रिवॉर्ड, जिससे आप अच्छा काम करते हो, एक लेवल अचीव करते हो तो आपको डाउ कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है और आपको अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है। और उसके बाद चौथा है ऑर्ली, वीकली एंड मंथली रिवॉर्ड। जैसे कई बार रिवॉर्ड पूल चालू होते हैं जिसपे हर कुछ घंटों में या हफ्तों में या महीने में वो एक्टिव रहता है। जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ लोगों को ये मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनकम कैसे कैसे मिलता है, कितना मिलता है। तो स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है 0.2 से लेके 0.4% हर 8 घंटे में। तो ये अभी 8 घंटे से लगभग 6 घंटे हो गया, 0.1 से लेके 0.4 के बीच में है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो मिनिमम अगर हम 0.2 की
भी ले लें तो एक दिन में मोटा मोटी 0.6% होता है, जो कि महीने का मोटा मोटी 18% और साल का 800%। अगर 18% महीने का कैलकुलेट करोगे 12 महीने के लिए तो मोटा मोटी 200% के आसपास होता या 250% के आसपास होता। लेकिन कंपाउंडिंग एल्गोरिथम की वजह से यहाँ पे आपका फंड 800% तक का ईयरली ग्रोथ देता है। अगर 18% को आप एक साल के लिए जोड़ोगे तो 250 या 300 के बीच में ही होगा, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से 800% तक रिटर्न देता है। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए लगाता है तो एक साल में मोटा मोटी 7 से 8000 रुपए बनता है। अगर 100 रुपए लगाता है तो 700 से 800 रुपए बनता है। तो ये कंपाउंडिंग का पावर है। लेकिन कोई व्यक्ति 1000 रुपए लगाता है तो कितने बनेंगे? 150 से 200 रुपए बनेंगे मंथली। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं एक एलजीनेस, एक कॉइन का रेट $10.5 है, INR में बात करें तो 1000 रुपए। अगर कोई व्यक्ति 100 एलजीनेस खरीदता है 1000 के भाव से तो कितने हो गए? 100 कॉइन खरीदने के लिए उसको 1 लाख रुपए देने पड़े। तो 1 लाख व्यक्ति कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो हर 8 घंटे में 0.6% के हिसाब से महीने का ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से मोटा मोटी 20 कॉइन के करीब उसको प्रॉफिट मिलता है। अगर मान लीजिए एक कॉइन का रेट 1000 रुपए तो एक महीने में मोटा मोटी उसको कितना मिल गया? 20,000 रुपए उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट बुक करने के दो तरीके हैं, या तो आप मंथली कमाओ, मंथली उड़ाओ, मतलब हर महीने प्रॉफिट बनाओ, हर महीने निकाल लो। दूसरा है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रूल। तो दोनों को हम आगे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला केस क्या है? रेट विल बी सेम। देखिए ऐसा समझिए आप एक मुर्गी खरीद रहे हो, अंडा देने वाली मुर्गी खरीद रहे हो, और वो क्या कर रहा है कि हर महीने आपको हर रोज अंडा तो दे रहा है, लेकिन कभी अंडे का रेट कुछ और, कभी अंडे का रेट कुछ और हो सकता है, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। तो वैसे ही हमारा जो एलजीनेस है, हर रोज आप जो एलजीनेस स्टेक किए हो उसे हर रोज एलजीनेस के रूप में प्रॉफिट तो दे रहे हैं, लेकिन कभी उसका रेट थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। तो अगर रेट ऊपर जाता है, नीचे जाता है या बराबर रहता है तो किस किस परिस्थिति में कितने परसेंटेज का प्रॉफिट आपको बनता है, इस चीजों को हम समझते हैं। तो केस 1 रेट विल बी सेम। अगर मान के चलिए एक महीने में आपने टोटल कितने प्रॉफिट बनाया? 20 एलजीनेस का प्रॉफिट बना। अगर रेट सेम रहता है 1000 रुपए के हिसाब से तो मोटा मोटी 20,000 रुपए, जो कि 20% का प्रॉफिट बनता है। अगर मान लेते हैं हमने रेट गिर गया, एक महीने बाद आप 1000 रुपए पे खरीदा था, एक महीने बाद आपका जो रेट है 50% डाउन हो गया, 500 रुपए रह गया, तो आपका जो प्रॉफिट है, मतलब 20 कॉइन तो प्रॉफिट बनना ही है ना, लेकिन रेट 500 हो गया तो मोटा मोटी आपका जो प्रॉफिट है 10,000 रुपए हुआ, जो कि 10% का प्रॉफिट बनता है। उसके बाद रेट केस 3 रेट विल बी हाफ ऑफ द हाफ, मतलब 500 से भी नीचे, मतलब 1000 का था वो 250 रुपए आ गया। मान लेते हैं 20 कॉइन तो बना, रेट 250 हो गया, तब भी 4500 रुपए आपका प्रॉफिट बना, जो कि मोटा मोटी 4.5% का बनता है। रेट विल बी डबल, जरूरी तो नहीं है कि रेट नीचे ही जाए ना, रेट ऊपर भी जा सकता है। अगर मान लेते हैं रेट डबल हो गया, 2x हो गया, आपने 1000 पे खरीदा था, एक महीने बाद 2000 का हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 20 कॉइन तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक कॉइन का 2000 तो मोटा मोटी 40,000। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा 60,000 हो गया है, तो एक्चुअल में 40% तक का भी प्रॉफिट आप यहाँ से बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 सिनेरियो है जहाँ पे दिखाया गया कि रेट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, थोड़ा माइनस भी हो सकता है। हाँ, बट ये है कि आपको नुकसान नहीं होगा, ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। थोड़ा कम दे ज्यादा दे वो अलग मैटर है, बट प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में देख लेते हैं। अगर आपने हर महीना विड्रॉल नहीं किया तो क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने 100 कॉइन खरीदा, कितने का? 1 लाख रुपए का, और एक कॉइन की कीमत अगर 1000 रुपए है तो 1 लाख खरीदने 100 कॉइन खरीदने में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। अब एक महीने बाद टोटल कॉइन बढ़ के आपके कितने हो गए? 120 हो गए, मतलब 20 प्रॉफिट है, 100 आपका कैपिटल है। तो टोटल अगर एक महीने बाद रेट बराबर रहता है तो आपका जो फंड है वो कितना हो गया? 1,20,000। अगर मान के चलते हैं एक महीने बाद रेट 50% गिर गया, 500 रुपए हो गया, तो आप इंस्टेंट अगर आप देखोगे तो नुकसान पे हो। आपका फंड जो 1 लाख का था वो महज 60,000 रुपए रह गया। तो
तो जब भी अगर रेट नीचे जाए या थोड़ा डाउन जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है, या तो सिर्फ हर महीने कमाओ और हर महीने उड़ाव वाला रूल फॉलो करना है, हर महीने अपने प्रॉफिट को बुक करना है, कैपिटल को विड्रॉल नहीं करना है। अदरवाइज आप क्या करो, थोड़ा पेशेंस रखो, उसको आगे बढ़ने दो, तब विड्रॉल मत करो। ये दूसरा चीज है। वैसे ही 3 महीने बाद अगर देखें, आपका जो 100 कॉइन था बढ़ के 172 कॉइन हो गया है, जो कि अगर रेट सेम मिलता है तो 1,72,000 का वैल्यू बनता है। और अगर रेट 50% डाउन भी चल रहा है तब भी आपका फंड 86,000 के वैल्यू का अभी भी है। अभी भी आप थोड़े नुकसान पे हो, लेकिन इसी को अगर 6 महीने तक आपने कंपाउंडिंग के लिए छोड़ा तो आपका जो 100 कॉइन है मोटा मोटी 296 हो जाता है, जो कि अगर सेम रेट रहा तो 2,96,000 का वैल्यू बन जाता है सेम रेट रहने पे। लेकिन अगर रेट 50% गिरा भी है, 1,500 रुपए भी आ गया, तो आपका वैल्यू 1,48,000 बन जाता है। मतलब आपका जो 1 लाख रुपए था 6 महीने में 1.5 लाख रुपए टोटल बन जाता है। मतलब 50,000 करीब आप प्रॉफिट पे आ गए, रेट डाउन होने पे भी। अब उसके बाद 1 साल का अगर कैलकुलेशन देखें तो 1 साल में टोटल 100 कॉइन बन जाते हैं 900 कॉइन, जो कि अगर रेट सेम रहता तो 1 लाख का 9 लाख रुपए बनता है। अगर रेट 50% डाउन हो भी जाता है तो 4.5 लाख रुपए। मैं बोलता हूँ और 50% डाउन हो गया, 250 रुपए भी आ गया तो 2 लाख रुपए तो बनता है। मतलब 1 साल में आपका पैसा 2x होना ही होना है, चाहे रेट कितना भी डाउन चला जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर 2 साल का कंपाउंडिंग देखते हैं तो 2 साल में आपके 100 कॉइन बन जाते हैं 8,195, जो कि अगर रेट सेम रहा तो 81,95,000। और अगर रेट 50% डाउन भी चला गया तो 40,97,000। अगर रेट और 50% डाउन हो गया, 250 रुपए भी आ गया, तो 20 लाख रुपए बनता है। मैं बोलता हूँ रेट अगर $1 भी चला गया तो आपका फंड 1 लाख का 2 साल में 10 लाख रुपए बना के देता है, जो कि $1 से नीचे जाने की कोई संभावना है ही नहीं। मतलब लास्ट स्थिति में भी आपका 1 लाख 2 साल में 10 लाख रुपए बना के देगा ही देगा। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, ठीक है। जैसे आप बिटकॉइन की अगर हम बात करें, हालांकि बिटकॉइन स्टार्टिंग में कुछ कंपाउंडिंग देता था बट अब कंपाउंडिंग नहीं भी दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसका पावर, क्रिप्टो का पावर बता रहा हूँ आपको कि जब चालू हुआ तो लगभग 60 पैसे के करीब चालू हुआ था। गलती से किसी व्यक्ति ने उस दिन 1 रुपए भी डाला होता तो आज के डेट पे, आज 10 से 15 साल बाद उसका 1 रुपए मोटा मोटी 50 से 60 लाख रुपए बन चुका है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो वो 2 साल 3 साल 5 साल में बहुत बड़ा रिटर्न दे जाता है। जैसे 3 साल का एक छोटा सा कैलकुलेशन नीचे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओनली 1 टोकन विल बी कन्वर्टेड इनटू 9 टोकन विद इन ईयर। मतलब 1 साल में आपने आज 1 टोकन भी खरीदा, सिर्फ 1,000 रुपए का सिर्फ 1 टोकन भी आप खरीदते हो तो 1 साल में 9 टोकन बन जाता है और 3 साल में वो 741 टोकन बन जाता है। एक कंपाउंडिंग की ताकत है ना, 3 साल में आपका 1 टोकन 740 टोकन बन रहा है। मतलब अगर रेट 1,000 रुपए सेम भी रहता है तो 7,41,000 रुपए बनता है, सिर्फ 1,000 रुपए आपका अगर रेट सेम रहता है। मैं बोलता हूँ रेट 50% गिर गया, 500 रुपए भी आ गया तो आपके 1,000 रुपए 3 लाख रुपए बन रहे हैं, 3.5 लाख रुपए बन रहे हैं। मैं बोलता हूँ रेट और भी 200 रुपए भी आ गया तब भी आपका 1.5 से 2 लाख रुपए बनता है। हम बोलते हैं कि रेट चलो $1 आ गया तब भी आपका 1,000 रुपए महज 70,000, 80,000, 90,000 रुपए तक का प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। तो इससे और कंपाउंडिंग आपको क्या चाहिए? कौन सा बैंक, कौन सा सिस्टम, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP आपको इतना बड़ा रिटर्न देगा? तो क्रिप्टो की पावर बहुत बड़ी है, इसका कंपाउंडिंग मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है। एक समय था जब बिटकॉइन आया लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या क्या मिस कर दिया। वैसे ही आज दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरा मौका हमारे पास है, ओरिजिन एलजीनेस। इस पे हम छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी बड़ी रिटर्न ले सकते हैं। कल को आपको आपके घर में किसी फंक्शन के लिए, किसी बच्चे की शादी के लिए या उसके फ्यूचर के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके नाम से 5-10 हजार, 20,000, 50,000 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर देते हो, 2-3 साल 4 साल में बहुत बड़ा रिटर्न देता है आपको। दूसरी सबसे अच्छी बात इसकी खासियत क्या है कि कल को अगर आपको आपके पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इंस्टेंट यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो। इससे अच्छा और सिस्टम और मैकेनिज्म क्या हो सकता है? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये हो गया कंपाउंडिंग के बारे में, विड्रॉल के बारे में। अब
टीम पे काम करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा हम बता दें। जैसे यहाँ 15 लेवल तक का इनकम है, रेफरल सिस्टम है। तो पहला यहाँ पे ये चार्ट दिया गया, आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे 15 लेवल तक का आप यहाँ पे प्रॉफिट उठा सकते हो। 8 से लेके 16% तक का प्रॉफिट है, मतलब 2 से लेके 16% तक का प्रॉफिट आपको मिलता है। और ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जैसे सामने वाले की इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सामने वाले के प्रॉफिट का प्रॉफिट आपको 2 से 16% मिलता है। तो इस तरीके से स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा एक स्पेशल रिवॉर्ड जो यहाँ पे हम सभी को जानना है और समझना है और आगे बढ़ के इस रिवॉर्ड के हकदार हम सभी को बनना है। तो यहाँ पे अगर आप डाओ कमेटी का हिस्सा बनते हो, थोड़ा अच्छा काम करते हो, टीम में काम करते हो और अच्छी बिजनेस अगर आप देते हो, करते हो, जैसे ABC, अगर ये 3 लेग में अगर आप बिजनेस डालते हो ABC करके 50-50 लाख रुपए का, कितने का? 50-50 लाख का अगर 3 साइड से आपने बिजनेस उठा दिया तो आप हमारे V1 अचीवर बनते हो, डाओ कमेटी के हिस्सा बनते हो, V1 बनते हो, जहाँ पे आपको पर डे 10 से लेके 20,000 पर डे का आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है, जो कि महीने का 3 से 6 लाख रुपए। और आज हमारे साथ सैकड़ों, मतलब 100 से भी ज्यादा डाओ कमेटी के लोग हैं जो आज V1 से लेके V2, V3, V4, V5 हैं, जो आज अच्छी खासी इनकम उठा रहे हैं। तो ये 3 से 6 लाख कोई छोटी मोटी इनकम नहीं है, आप लोग इसको हल्के में ना लें। पर डे जो लोगों के महीने की सैलरी होती है वो यहाँ पे लोग पर डे उठा रहे हैं। मतलब इसीलिए इसको देखो, नीचे पे एक लाइन लिखा है वाओ रिवार्ड, मतलब ये डाओ नहीं वाओ रिवार्ड है, क्योंकि इतना जबरदस्त इनकम आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब इस पे लगभग 6 लेवल हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। जैसे मैंने तो केवल V1 का बताया, तो V1 के लिए पर लेग आपको 50-50 लाख का बिजनेस देना है, जहाँ पे टोटल बिजनेस का 1 से 5% प्रॉफिट मिलता है, जो कि 10 से 20,000 पर डे का होता है। उसके बाद V2, जहाँ पे 1.5 करोड़ का 3 साइड से आपको बिजनेस देना है, तीनों साइड से 1.5 करोड़ का, मतलब तीनों साइड अगर एक V1 भी निकल गया आपके तो आप V2 बन जाओगे। और जहाँ पे आपको पर डे 20 से 30,000 रुपए पर डे की इनकम है। उसके बाद V3 है, जहाँ पे 3-3 करोड़ का, मतलब 2-2 V1 अगर आपके पर लेग अगर हो गए तो आप क्या बन जाओगे? V3 बन जाओगे। और V3 बनने पे आपको 30 से लेकर 50,000 पर है। उसके बाद V4, ठीक है, V4 बनने पे 5-5 करोड़ का पर साइड आपका बिजनेस चाहिए, 3 साइड से 15 करोड़ का बिजनेस, जहाँ पे 50,000 से 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट बनता है। और उसके बाद आता है V5, जहाँ से 10-10 करोड़ का पर लेग, मतलब टोटल 30 करोड़ का बिजनेस होने पे 1 से 3 लाख पर डे, मतलब मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए महीने की उनकी इनकम यहाँ से बनना चालू हो जाता है। और V6, जहाँ पे मतलब 3 लेवल से 3 V5 अगर निकल जाते हैं, 3 V5 बन जाते हैं, 30-30 करोड़ का अगर बिजनेस 3 साइड से आ गया तो आप बन जाओगे V6, जहाँ पे 2 से 5 लाख आपका पर डे का इनकम होगा। तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ी इनकम है और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़ के इस रिवॉर्ड के हकदार बन चुके हैं और बहुत अच्छा रिवॉर्ड ले रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वाओ रिवॉर्ड। एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में इतना अच्छा रिवॉर्ड होना बहुत ही, मतलब बहुत जबरदस्त चीज है। तो इसीलिए आप इन चीजों को समझिए, सीखिए और जिनके माध्यम से भी आज इस मीटिंग में आप आए हो, सीख रहे हो, देख रहे हो, तो उनको आप लोग कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और इसका और भी जानकारी लें। और हमारी डेली ट्रेनिंग में आके अब थोड़ा सा हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी का, हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बनते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि एलजीनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आने से आपको क्या बेनिफिट है इसके बारे में बात करें। पहला, डेली ट्रेनिंग का सपोर्ट जो डिजिटल हम देते हैं और साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी होती रहती है। दूसरा, सेमिनार का सपोर्ट, डिजिटल और फिजिकल दोनों चीजें। हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाय द टॉप लीडर एंड टेक्निकल टीम, जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लीडर हैं, उनसे हैंड होल्ड सपोर्ट मिलता है हर चीज का। जो भी आपको नहीं आता, नहीं समझ आता, आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल टूल एंड ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा। कॉइन अगर आपको बाय करना है, सेल करना है, तो हर तरीके का सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट में हम आपको ऑफर मिलता है, आपको
एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट सेशन लिया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग, माइंड पावर, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे रॉयल एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, जिसकी वजह से लोग इन सारी चीजों को लेके बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और डाउ रिवॉर्ड अचीव करते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं, ठीक है, और सीख के स्कैम से तो एटलीस्ट बचते हैं, स्कैम का शिकार होने से बच जाते हैं। तो एटलीस्ट ये सारी चीजों को अगर आप बाहर मार्केट में लेने जाओगे तो 50,000 से 1 लाख के वैल्यू का चीज है, लेकिन अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो इसीलिए आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और इन सारी चीजों का फायदा लीजिए, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के साथ, आप चाहो तो इस मौके का फायदा उठा के आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन, और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी ओके, किसी का एक छोटा सा सवाल है, मैं थोड़ा सा सवाल ले लेता हूँ। अगर सर कंपनी बंद हो जाए तो क्या करें? सर आप डेली ट्रेनिंग में अगर नहीं आते होंगे तो ये सवाल आपके मन में बैठा हुआ है, अगर आप डेली ट्रेनिंग में आएंगे तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले चीज जैसे हमने बताया स्कैम, जो 4 डर मैंने बताया था कि पहला तो स्कैम का, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉइन ना बिकने का, मैं चारों डर आपके मन से बाहर कर देता हूँ, चारों डर, आप सिर्फ एक डर की बात कर रहे हो ना बिकने, बंद हो जाने का। तो पहला तो आप लोगों ने इसको देख के समझ ही गया कि डिसेंट्रलाइज है, स्कैम का कोई चांस है ही नहीं। दूसरा मैं बता दूं सर, ये लिस्टेड है, आप कॉइन मार्केट पे, बाइनेंस पे, किसी भी अच्छे जगह पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे ये लिस्टेड है, तो कॉइन ना बिकने वाला कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है। तो लिस्टेड है तो ना बिकने का डर भी खत्म हो जाता है। अब उसके बाद आता है सर जो आप बोल रहे हो कि कल को अगर कंपनी बंद हो गई तो, ठीक है, कंपनी बंद हो गया तो तब उसके बावजूद भी यहाँ पे सिस्टम ऐसा दिया गया है कि साइट बंद होने के बावजूद भी, देखिए ब्लॉकचेन क्या है, ये जो हमारा जो भी फंड आप इन्वेस्ट करते हो ये किसी एक व्यक्ति के, किसी एक मालिक के पास नहीं जाता, ये ब्लॉकचेन पे जाता है, और ब्लॉकचेन पे जितने लोगों के फंड हैं सारे सुरक्षित हैं, और हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सारा ब्लॉकचेन पे जाता है। कल को साइट बंद हो गया, कंपनी बंद हो गया, कुछ भी होगा तो ब्लॉकचेन से हम सारा फंड विड्रॉल ले सकते हैं, ये सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा, ठीक है, पहला क्या हुआ, स्कैम का डर, बंद होने का डर, और मैंने बताया कि ना बिकने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि ये पूरा लिस्टेड है। तो ये तीनों चारों चीजों का डर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो आप बिंदास, आप जिसके साथ भी हैं उनसे और डिस्कस कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप अपने सीनियर के साथ। ओके, यहाँ पे एक सवाल और है सर, प्राइस बहुत नीचे आ रहा है। सर प्राइस की अगर बात करें तो आज पूरा क्रिप्टो मार्केट, आप बिटकॉइन का हफ्ते 10 दिन 15 दिन का या महीने भर का आप डाटा देख सकते हो, बिटकॉइन का भी लगातार रेट गिर रहा है, तो पूरा क्रिप्टो मार्केट ही डाउन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ओरिजिन एलजीएनएस की बात करें, पूरा मार्केट ही अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, इस वजह से ये भी थोड़ा डाउन है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने इतना ध्यान से सुना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ओरिजिन एलजीएनएस के बारे में सारी क्लैरिटी मिली होगी, स्कैम और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे जो भी सीनियर लीडर अगर अवेलेबल हो तो सर आप एक बार हैंड रेज करें। ओके, अमरदीप सर अगर आप अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा मीटिंग का रिव्यू हम लोगों के साथ साझा करें और हमारी कम्युनिटी को आगे गाइड करें। अमरदीप सर, इफ यू आर अवेलेबल। ओके, अमरदीप सर कहीं बिजी नहीं लगता है, कोई बात नहीं, वैसे टाइम काफी हो चुका है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से। ओके, अगर कोई भी सीनियर लीडर जो हमारे साथ हैं एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आज की मीटिंग हम यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। कल मॉर्निंग नए ट्रेनिंग, नए टॉपिक के साथ हम आप सभी के साथ आएंगे और नई चीजों को सिखाएंगे। अगर आप लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आज
अगर आप लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और क्योंकि ये जो फील्ड है, जो 2 मिनट और आप लोगों का समय लेना चाहूंगा, ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, आने वाले फ्यूचर का बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंस सिस्टम इस पर रन करने वाला है। तो इस चीजों को समझना, इन चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो इसीलिए आप सभी लोग इस इंडस्ट्री का जानकारी लीजिए, इसके बारे में सीखिए, समझिए। मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया था, मेरे को जो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने बोला कि आप इस इंडस्ट्री में पैसे की बढ़ाने के लिए, पैसे बनाने के लिए मत आओ, सीखने के लिए आओ, क्योंकि इस इंडस्ट्री को अगर नहीं सीखोगे तो कल आप पछताओगे। तो भाई ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमको पछताना पड़ी, ये सोच के साथ मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री किया, और सीखने समझने के साथ साथ बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा पैसा बना के आज अपनी फैमिली को, अपने लोगों को बहुत अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सुबह का 1 घंटा, सुबह 8 से 9 सिर्फ 1 घंटा आप लोग यहाँ पे टाइम दीजिए और अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाइए। जब तक आपका नॉलेज का लेवल नहीं बढ़ेगा, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, अच्छे पैसे नहीं बना पाओगे। आपका जितना नॉलेज होगा उतना ही आप पैसा बना पाओगे। मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो बहुत ज्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा? दोस्तों, कैसे मिलेगा इस बात को आप छोड़ दीजिए, आप सीखने पे ध्यान दीजिए, रोज ट्रेनिंग पे आइए, और आपका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, कैसे पैसा, जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो कैसे बढ़ेगा, आप बाय डिफॉल्ट आपको पता चल जाएगा। बस आप एक कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि मेरे को डेली मॉर्निंग मीटिंग मिस नहीं करना है, फिर आपका पैसा ऑटोमेटिक ग्रो होने लगेगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट बनने लगेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, समझा। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा आपकी लाइफ में आज की ट्रेनिंग से। और जब भी आप इस ट्रेनिंग में आए, अपने लोगों को, अपने जो भी साथी हैं, आपके जो भी टीम मेंबर है, सारे लोगों को इस मीटिंग को जरूर बताएं कि भाई रोज आप मीटिंग पे आओ, तभी जाके आप अच्छा पैसा बना पाओगे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पैसा डाल देते हैं, पैसा तो बढ़ ही रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों आए मीटिंग पे, ऐसा सोचते हैं। या ठीक है सर, वही चीजें बताते हैं। देखो, हर मतलब सारी चीज आप ना ले पाओ, लेकिन हर रोज मीटिंग से कुछ ना कुछ नया चीज लेके जाते हो, जिसकी वजह से आगे तेजी से आगे बढ़ पाते हो। और आज तक जितने भी हमारे जो डाओ लीडर हैं या जो अचीवर हैं, उसमें से किसी का भी अगर आप रिव्यू लें, थोड़ा सा अभी शरद पटेल सर हमारे साथ हैं, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा मीटिंग के रिव्यू के लिए। तो आज जो भी हमारे जो डाओ लीडर हैं, उनकी अगर हिस्ट्री सुनेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो हर किसी का कहना है जो भी आज टॉप लेवल पे और हर रोज मीटिंग अटेंड करता है, हर रोज मीटिंग अटेंड करता है, हर रोज मीटिंग अटेंड करेंगे तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं शरद पटेल सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। शरद पटेल सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आज की मीटिंग का रिव्यू हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम शरद पटेल सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा सागर सर कि आपने मुझे इस पैनल में बोलने के लिए मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज का सेशन सर बिल्कुल अमेजिंग था आपका, इनक्रेडिबल सर नॉलेज आपका। डेली कंटिन्यू आपका जो सेशन सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, दिन प्रतिदिन आपका सेशन बहुत ही बेहतरीन होते जा रहा है सर, क्योंकि आप नॉलेज तो इतना सरल एवं सहज तरीके से देते हैं कि जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे बने हुए हैं, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जो नॉलेज ले रहे हैं सर बहुत बेहतरीन तरीके सर। आप कहा जाए तो ये नॉलेज मार्केट में लोग लाखों रुपए खर्चे करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता सर, लेकिन जो हमारे द रॉयल टीम के जितने भी पार्टनर्स है और जितने भी यहाँ पे जो ग्रेट लीडर्स हो आते हैं, जो डाओ से भी लीडर्स लोग भी है, यहाँ पे एकदम सरल सहज भाषा में एक एक चीजों को यहाँ पे सिखाते हैं सर। तो कहा जाए तो सर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारे इस पैनल में जितने सारे लोग बने हुए हैं सर, वो सब सीख रहे हैं, और मैं भी सर यहाँ पे सीख रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग जितने भी ट्रेनर्स आ रहे हैं, वो लोगों को एजुकेट कराना चाह रहे हैं, स्कीम से बचाना चाह रहे हैं सर। तो ज्यादा समय न लेते हुए सर मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसे ही आप पैनल पे आते रहे सर, हमारे जितने भी टीम पार्टनर्स है सबको नॉलेज देते रहे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अगेन। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस मीटिंग को फिर आगे क्लोज कर सकते सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच शरद सर आपके इस स्पेशल रिव्यू के लिए, और यस थैंक यू सो मच। और हमारे इन सब का क्रेडिट हम अपने जो भी मेंटर हैं उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम लोग भी रोज सीख रहे हैं, रोज चीजों को समझ रहे हैं, तब जाके हम यहाँ तक आगे बढ़ पा रहे हैं और लोगों को सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया। समय हो चुका है, आज की मीटिंग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ट्रेनिंग नए टॉपिक के साथ, कल मॉर्निंग 8 बजे। तो आप सभी लोग
डेली ट्रेनिंग मिस ना करें, रोज ट्रेनिंग में रोज नया चीज सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच शरद सर एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। तू पहाड़ा बोल, तली बोल सगळं राट राट मार खाए मुसी कब मांडी खाए बापा गेली